नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। जी हाँ, कंप्यूटर के सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम आने वाली है उनको लेकर कई सारे टॉपिक को हमने पहले ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, वैसे तो यहाँ जो भी क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर टॉपिक अपने आप में 101% IMP है। एक एक चीज़ आपके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो आपको बिना किसी संदेह के हर चीज़ को नोट करना है और बारीकी से हर चीज़ का क्या करना है, अध्ययन करना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इस दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ें, जब तक आप उस टीचर पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आपके पास होने की जो संभावनाएं हैं वो बनेंगी ही नहीं। क्योंकि जब तक आप किसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे तब तक कुछ काम हो ही नहीं सकता ना। ब्रिज पे या पुल पे भी आपको विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके तो आप नदी पार कर पाएंगे। कहीं आपका मन डगमगा गया कि ब्रिज टूट जाएगा, मैं नदी में बीच में गिर जाऊंगा, तो आप कभी भी नदी पार नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक बार विश्वास उस पर करना ही पड़ेगा। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि असल में मेमोरी होती क्या है। तो देखिए, क्या होता है कि कृत्रिम रूप से या फिर प्राकृतिक रूप से दो तरीके से मेमोरियाँ बनाई जाती हैं कंप्यूटर में। पर मैं इंसानी तौर पे आपको समझाता हूँ कि इंसान में मेमोरी का क्या मतलब महत्व है। तो देखिए, क्या होता है कि हमें अपने बचपन की काफ़ी सारी चीज़ें याद हैं। हमें अपने बचपन की काफ़ी सारी चीज़ें याद हैं। जैसे हमने बचपन में कौन सा खेल खेला है ना, जैसे क्रिकेट खेलना या फिर कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, पतंग उड़ाना, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने अपने बचपन में एक्टिविटी करी है। या फिर किस कक्षा में हम लोग अच्छे नंबर लेके आए थे, या किस टीचर ने हमें बहुत मारा था, हमारा फेवरेट टीचर कौन सा था, या फिर हम किस जगह बचपन में रहा करते थे, नानी का गांव कौन सा है, दादा का गांव कौन सा है। सारी चीज़ें हमारे क्या है, मेमोरी में स्टोर है। पर आज के बच्चों में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ले दे के उनके हाथ में एक मोबाइल ही होता है। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं पता। हाँ, PUBG के बारे में पता है, और जो भी चीज़ें आजकल चलती हैं, कैंडी क्रश वगैरह, लूडो वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ये सारी चलती हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता है। आप उनसे ये पूछ लो कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, नहीं पता, ठीक है। या फिर कबड्डी कैसे खेलते हैं, नहीं पता। क्रिकेट कैसे खेलते हैं, नहीं पता। किसी भी चीज़ का मतलब बेसिक सा नॉलेज नहीं है, क्योंकि आजकल का जो वातावरण है वो इस तरह है कि मेमोरी डेवलप ही उनकी नहीं हो रही है। आप कभी इस चीज़ को नोटिस करना, जो 20, 22, 23, 24 साल के जो बच्चे हैं, 25 प्लस के भी जो लोग हैं, जब वो आज भी अपने साथ बैठते हैं तो अगर वो बचपन की बातें अपनी निकाल लें तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल जाएंगे, पर उनकी जो बातें हैं, उनकी जो याददाश्त है वो ख़त्म नहीं होगी कि बचपन में हम ये करते थे, बचपन में वैसा करते थे, बचपन में ये। लेकिन जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके पास इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। ये एक कड़वा सच है। तो मेमोरी से ही था, क्योंकि हमने वो एक्टिविटी करी है, हमारे दिमाग में वो चीज़ स्टोर है। तो अच्छी बुरी किसी भी प्रकार की कोई याददाश्त हमारे जहन में क्या होना, स्टोर होना, जम जाना, वो क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। आगे इतनी बात समझ में। अब कंप्यूटर के साथ भी क्या समस्या है कि आपने कंप्यूटर पे आज कोई सा काम किया, पर मान लीजिए वो काम आज ख़त्म होने ही नहीं वाला है। उस काम को ख़त्म होने में क्या लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। तो हम क्या करते हैं कि उसको कंप्यूटर में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। तो उसके लिए हमें एक स्थान तो चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको मेमोरी देते हैं। हमने कंप्यूटर को 2 तरह की मेमोरियाँ दे दी। एक मेमोरी हमने कंप्यूटर को क्या दे दी, प्राथमिक मेमोरी। एक मेमोरी हमने कंप्यूटर को क्या दे दी, अपनी प्राथमिक मेमोरी। दूसरी मेमोरी जो हमने उसको दे दी वो हमने क्या दे दी, द्वितीयक मेमोरी। क्या दे दी, द्वितीयक मेमोरी। अब ये जो प्राथमिक मेमोरी होती है इसी को क्या कहा जाता है, मुख्य मेमोरी भी इसी को कहा जाता है। और ये द्वितीयक मेमोरी होती है इसी को क्या कहा जाता है, सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में द्वितीयक मेमोरी को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। आगे इतनी में समझ में। तो देखिए, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी, सहायक मेमोरी। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म हो गया। यदि आता है, आपसे पूछ लिया जाए सिंपल सी लैंग्वेज में कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा, यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए क्या होता है कि हर टीचर का अपना पढ़ाने का एक तरीका होता है। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो जो स्टार्ट होता है वही डिजिटल बोर्ड से करता है। किसी का अपना कोर्स बना हुआ था तो वो PDF से पढ़ाता है कंप्यूटर पे, या फिर किसी को
बोर्ड पे पढ़ाने में मज़ा आता है, तो आपको उसकी जो क्वालिटी है कि उसके पास कितना खर्चा वो कर रहा है या कितने अच्छे अच्छे सिस्टम उसके पास है, उस पर डिपेंड नहीं रहना है, उसकी कंटेंट की क्वालिटी को आपको देखना चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चों की शिकायत मतलब सुनने में आता है कि अगर हम लोग PDF पे पढ़ाएं या फिर हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे टीचर हैं जिनके पास अपना डिजिटल बोर्ड है लेकिन फिर भी बच्चे उनसे नहीं पढ़ते हैं। मेन चीज़ है आपका कंटेंट कितना अच्छा है। मैं आपको यहाँ पे इस वाइट बोर्ड पे ऐसी चीज़ लिखवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ रही है, सीधी एग्ज़ाम में आ रही है, तो ये बेहतर है या फिर वो डिजिटल बोर्ड बेहतर है। ऐसा नहीं कि मैं उसका विरोध कर रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है, फाइनेंशियल स्थिति सबकी अपनी अपनी होती है। अब आज हम अगर वाइट बोर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कल हम डिजिटल बोर्ड पे भी जाएंगे, पर समय के साथ। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा दृष्टि IAS के जो फाउंडर हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, कभी आप उनको देखना वो आज भी मार्कर से ही पढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने डिजिटल बोर्ड ले लिया, लेकिन कुछ समय पहले तक भी यदि हम देखें तो एक वाइट बोर्ड पे ही वो ब्लैक मार्कर से पढ़ाते हैं, जबकि वो IAS तैयार कर रहे हैं, UPSC कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये मैटर ही नहीं करता कि आप किस चीज़ पे पढ़ रहे हैं, आपका कंटेंट कितना अच्छा है और वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक, तो ये मेरे मन में बात थी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, 2 तरह की मेमोरी होती है। अब मुख्य मेमोरी क्या होती है और ये सहायक मेमोरी क्या होती है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। मुख्य मेमोरी क्या होती है? ये ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को पहले से दी हुई होती है। मुख्य मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को पहले से दी हुई होती है। सहायक मेमोरी क्या होती है? तो सहायक मेमोरी इस तरह की मेमोरियाँ होती है जो कंप्यूटर को हमें बाहर से देनी पड़ती हैं। या तो हमारा डाटा बहुत ज़्यादा हो जिसको स्टोर करने में कंप्यूटर को क्या हो, थोड़ी सी समस्या हो, तो उसको रखने में सहायक सिद्ध कौन सी होती है? सहायक मेमोरी। आप इसको बाहरी मेमोरी भी बोल सकते हो और इसको आंतरिक मेमोरी भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं? आंतरिक मेमोरी भी कह सकते हैं और आप इसको बाहरी मेमोरी भी कह सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये कौन सी हो जाती है? आंतरिक मेमोरी, और ये कौन सी हो जाती है? हमारी बाहरी मेमोरी हो जाती है। इतनी बात आ गई समझ में? अब मुख्य मेमोरी की छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को ये पता है कि जब मुझे भूख लगेगी तो मुझे रोना है, ये उसकी मेमोरी स्टोर है, मुख्य मेमोरी ये उसकी हो गई। लेकिन उस छोटे से बच्चे को ये हमें सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें बोलना भी है ना, तुम्हें बोलना भी है, तुम्हें पढ़ना भी है, तुम्हें चलना भी, ये सारी चीज़ें हमें उसे सिखानी पड़ती हैं, फिर ये चीज़ें उसकी मेमोरी में स्टोर होती जाती हैं। पर प्राथमिक देखिए आदि मानवों के पास कोई भाषा नहीं थी अपनी, पर उन्हें भूख लगती थी, उन्हें नींद आती थी, वो फिर उठते थे, फिर खाना ढूंढते थे, फिर खाते थे, फिर सो जाते थे। तो ये एक उनका मेन वर्क था। जैसे कहते हैं ना कि हमारी जो फंडामेंटल जो ज़रूरत है वो रोटी कपड़ा और मकान है, फिर उसके बाद आती हैं सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें हैं ये। ठीक, तो ये कौन सी होगी? प्राथमिक मेमोरी, और ये कौन सी होगी? द्वितीयक मेमोरी। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और द्वितीयक मेमोरी जो होती है वो कितने कितने प्रकार की होती है। यहीं पे आपकी पूरी मेमोरी खत्म हो जाएंगी, जहां आपको ये पता चल जाएगा कि प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, किस तरीके से ये कार्य करती हैं। दूसरी बात कि द्वितीयक मेमोरी कौन कौन सी होती है और ये किस तरीके से कार्य करती हैं। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी की, है ना। प्राइमरी मेमोरी ये कौन कौन सी होती है? इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी भी इसी को कहा जाता है, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है ना। काफ़ी सारे नाम है पर सबका मतलब क्या है? एक ही है। बात कर लेते हैं किसकी? प्राइमरी मेमोरी की। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे द्वितीयक मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी की यदि हम लोग बात करें तो प्राइमरी मेमोरी कितने पार्टों में डिवाइड होती है? तो प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है? 2 पार्टों में डिवाइड होती है ना। प्राथमिक मेमोरी हमारे 2 पार्टों में डिवाइड होती है। एक मेमोरी हमारी क्या हो जाती है? एक मेमोरी हमारी क्या हो जाती है? स्थायी मेमोरी। दूसरी हमारी क्या हो जाती है? अस्थायी मेमोरी। ठीक, एक मेमोरी हमारी क्या हो जाती है? स्थायी मेमोरी। एक हमारी क्या हो जाती है? अस्थायी मेमोरी। ये जो स्थायी मेमोरी होती है इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? नॉन वोलेटाइल। क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में? नॉन वोलेटाइल। दिख रहा है? इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल। और अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? वोलेटाइल। वोलेटाइल, है ना। स्पेलिंग में लिख पाऊँ, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है। इसको क्या कहा जाता है? वोलेटाइल। और इसको क्या कहा जाता है?
नॉन वोलेटाइल। आपके साथ सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होगी कि आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे, तो चिढ़े ना, शांत रहें, दोनों भाषाओं में आपको अच्छी सी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। अब बात करते हैं कि यार ये प्राथमिक मेमोरी तो है, पर ये अस्थायी और स्थायी का क्या लफड़ा है। तो देखिए, स्थायी मेमोरी वे मेमोरियाँ होती हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। स्थायी मेमोरी वे मेमोरियाँ होती हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, जैसे कि हमारे बचपन की मेमोरी। बचपन की मेमोरी जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारे जहन में रहेंगी, यानी कि हमारे मन में रहेंगी। अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? अस्थायी मेमोरी कुछ इस तरह की मेमोरियाँ होती हैं जो हमारे दिमाग से मिट जाती हैं, है ना। जैसे कि रैम का हम उदाहरण लेते हैं। रैम में क्या होता है कि जब तक आप वर्क कर रहे हैं और कंप्यूटर को बिजली मिल रही है तब तक तो आपकी फाइल जीवित है, पर जैसे ही लाइट जाएगी आपकी फाइल अपने आप क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, यदि आपने उसे क्या नहीं किया, सेव नहीं किया। तो ये क्या होता है, अस्थायी मेमोरी होती है ना। ये क्या होती है, अस्थायी मेमोरी। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे बांट लेते हैं इनको। स्थायी मेमोरी की यदि हम लोग बात करें तो स्थायी मेमोरी हमारी क्या होती है, रोम होती है। स्थायी मेमोरी हमारी क्या होती है, रोम होती है, ROM क्या होती है, रोम होती है। अस्थायी मेमोरी हमारी क्या होती है, तो ये क्या होती है, रैम होती है। क्या होती है, RAM क्या होती है, रैम होती है। तो ये रोम और ये रैम क्या है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कई बार एग्जाम में कि जो रैम होती है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, और जो रोम होती है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ से आपको इन दोनों के क्या होने चाहिए, फुल फॉर्म पता होने चाहिए। इनके फुल फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, ROM रोम, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं RAM। ये हमारी क्या बनती है, READ रीड ओनली मेमोरी। क्या बनती है हमारी, रीड ओनली मेमोरी। और रैम हमारा क्या बनता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बनता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक क्या बन गई, रैम बन गई, दूसरी क्या बन गई, रोम बन गई। रोम के बारे में हमने क्या पढ़ा, रोम किस तरह की मेमोरी है, हमारी स्थायी मेमोरी है। रैम हमारी किस तरह की मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक से, यदि आपका पेपर का लेवल थोड़ा वीक रहेगा या उसका मन हो जाए कि मेमोरी से एक क्वेश्चन थोड़ा इजी पूछ लिया जाए, तो सिंपल सा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा कि जो रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर जो रैम होती है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर रैम किस तरह की मेमोरी है, तो रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी है, और रोम किस तरह की मेमोरी है, तो रोम एक स्थायी मेमोरी। सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा। दूसरी बात है, कन्फ्यूज़ क्या होता है बच्चा, यहाँ हो जाता है कि वो रैम को क्या बोल देता है कि रैम कैसी मेमोरी हो गई, द्वितीयक मेमोरी हो गई। रैम कैसी मेमोरी होगी, द्वितीयक, और रोम कैसी होगी, प्राथमिक। यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। रैम और रोम दोनों क्या है, आपकी प्राइमरी मेमोरी हैं। दोनों किस तरह की मेमोरी हैं, प्राथमिक मेमोरी हैं। रैम और रोम दोनों किस तरह की मेमोरी हैं, आपकी प्राथमिक मेमोरी। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो रोम होती है वो कितने प्रकार की होती है, और रोम असल में होती क्या है, और रैम कितने प्रकार की होती है, और रैम असल में होती क्या है। तो देखिए, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है कि ये इस तरह की मेमोरी होती है कि आप इस मेमोरी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यानी कि छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसको यहाँ लिख देते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसको कंप्यूटर में कब लगा दिया जाता है, निर्माण के वक्त ही लगा दिया जाता है। कब लगा दिया जाता है, निर्माण के वक्त ही लगा दिया जाता है। यानी कि जब हमारा कंप्यूटर बन रहा होता है तभी इसको कहाँ लगा दिया जाता है, कंप्यूटर में CPU में आपको लगा दिया जाता है। ठीक है, और ये अस्थायी मेमोरी कैसी मेमोरी है, तो ये क्या है, देखिए हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि ये इस तरह की मेमोरी है कि अगर बिजली गई, आपका कंप्यूटर थोड़ा सा भी बंद हुआ और जिस फाइल पे आप वर्क कर रहे थे उसको आपने सेव नहीं किया, तो यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में और थोड़ा डिटेल्स हम लोग पढ़ लेते हैं।
रैम कितने प्रकार की होती है, रोम कितने प्रकार की होती है, अच्छा सा चार्ट मैं बना लेता हूँ इसको साफ करके। आप लोग को जाना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत अच्छे से हम लोग आज मेमोरी अपनी कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, चार्ट मैंने यहाँ पे अपना बना लिया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रैम के बारे में, फिर यहाँ पे मैंने लिखा किसके बारे में, रोम के बारे में। तो सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे कर ली कि रैम हो चाहे आपकी क्या हो, रोम हो, दोनों किस तरह की मेमोरी है हमारी, तो दोनों किस तरह की मेमोरी हमारी, प्राथमिक मेमोरी है। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी कि चाहे रैम के बारे में पूछे चाहे रोम के बारे में पूछे, एक लाइन आपकी कॉमन है कि रैम हो या रोम हो, दोनों किस तरह की मेमोरी है, आपकी प्राथमिक मेमोरी है। रैम के बारे में एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रैम किस तरह की मेमोरी, एक हमारी अस्थायी मेमोरी है, जबकि रोम किस तरह की मेमोरी हमारी स्थायी मेमोरी है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा हमने इनके फुल फॉर्म पे भी चर्चा कर ली। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। आगे इतनी बात समझ में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वही रोम का फुल फॉर्म हमने क्या लिखा था, READ, रीड ओनली मेमोरी। क्या लिखा था, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इस मेमोरी में हम क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। रीड ओनली यानी कि हम सिर्फ इसके डाटा को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रैंडम एक्सेस में क्या होता है कि इसके डाटा में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। किस में परिवर्तन कर सकते हैं हम लोग, रैम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब चलिए रैम के बारे में आपको दो चार कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इनको आपको क्या करना है, नोट करना है। रैम के बारे में लिख रहे हैं ना, इसको आपको नोट करना है। रैम के बारे में एक चीज़ ये है कि रैम क्या है, पहले तो एक क्या है, अस्थायी मेमोरी है। रैम किस तरह की मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। एग्जाम्पल ये किसका है, हमारी प्राथमिक मेमोरी का है ना। तो क्या होता है कि देखिए रैम में क्या होता है कि आप कोई सा भी वर्क कर रहे हो, जो आपका कहाँ स्टोर होता है, जो आपका डाटा होता है वो सहायक मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन जब आप उसको प्रोसेस करोगे तो उस डाटा को सहायक मेमोरी से उठा के कहाँ रख दिया जाएगा, रैम में लाया जाएगा। ठीक है, रैम में लाया जाएगा, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है, प्रोसेस कर पाओगे। पर यदि आपने उस डाटा को क्या नहीं किया, सेव नहीं किया, इसीलिए जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई सा भी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं या कंप्यूटर हम चलाना सीखते हैं, तो हमारे जो टीचर होते हैं वो हमसे क्या कहते हैं कि जब आप वर्क कर रहे हो तो बार बार Ctrl+S दबाते रहा करो, जिससे कि आपने जो भी प्रोसेस किया वो सेव होता रहे। क्योंकि अचानक अगर बिजली चली गई तो आपका डाटा भी क्या हो जाएगा, बत्ती गुल हो जाएगा। इसीलिए रैम को क्या कहा जाता है, वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को क्या कहा जाता है, वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। अच्छा टॉपिक, अच्छा मतलब पॉइंट है ये। रैम को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। ठीक है, और इसमें क्या एक बात कि यदि आपको कोई सा डाटा रीड करना है, यदि आपको कोई सा डाटा रीड करना है तो रैम पे क्या होता है कि वो उसकी भौतिक परिस्थितियों पे निर्भर नहीं करता है। मसलन रैम किसी भी डाटा को रैंडमली कहीं से भी पढ़ सकता है और एक ही स्पीड में पढ़ सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या एक तरह की डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का भी है ना। रैंडम एक्सेस इसीलिए इसको कहा जाता है। तो एक्सेस मेमोरी है ये हमारी, कहीं से भी एक्सेस हो जाती है ना, कहीं से भी क्या हो जाती है, ये एक्सेस हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद तीव्र क्या है, ये सेमीकंडक्टर है। आपने कभी चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम CPU को सुधरवाने लेके जाते हैं तो हम अगर चाहें तो हमारे कंप्यूटर की या CPU की जो रैम है उस रैम को बढ़वा भी सकते हैं। कैसे बढ़वा सकते हैं, जब हमने अभी मदरबोर्ड पढ़ा था तब हमने बात की थी कि रैम के लिए मदरबोर्ड पे क्या लगे हुए होते हैं, स्लॉट लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, स्लॉट लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, स्लॉट। अब स्लॉट होता है क्या है, तो इस पर बात कर लेते हैं। स्लॉट क्या होता है, स्लॉट कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात ये है, हम आम नागरिक की भाषा में यदि बताएं तो जगह होती है। जैसे जब हमको कोरोना की वैक्सीन लगवानी थी तो हम सबने ऑनलाइन स्लॉट बुक किए थे ना, यानी कि हमने अपनी एक सीट बुक की थी कि मैं आ रहा हूँ वैक्सीन लगवाने। वैसे एक स्लॉट होता है, एक जगह होती है जहाँ पे किसको लगाया जाता है, रैम को लगवाया जाता है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप 2GB रैम लगवा रहे हैं या फिर 4GB रैम लगवा रहे हैं, है ना, ये आपकी स्वेच्छा है। ठीक, तो आप इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं, किसको, रैम को। ठीक है, वो सुविधा आपको रोम में नहीं मिलेगी। रैम के बारे में ये चीज़ हमने यहाँ पे पता कर ली। अब रैम होती कितने प्रकार की है, तो रैम कितने प्रकार की होती है यहीं पे लिख लेते हैं इसको भी। रैम कितने प्रकार की होती है, रैम होती है 2 प्रकार की। रैम कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला जो प्रकार है वो हमारा क्या बनता है, डायनामिक रैम का बनता है, और दूसरा जो प्रकार है वो हमारा क्या बनता है, स्टैटिक रैम का बनता है। तो देखिए डायनामिक रैम हो या फिर स्टैटिक रैम हो, यहाँ से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए थे। डी रैम यानी कि क्या होता है, डायनामिक रैम।
एस रैम का मतलब क्या होता है, हमारा स्टैटिक रैम होता है। डायनामिक रैम के बारे में एक चीज़ आप ये याद रख लो कि जो डायनामिक रैम जो होती है इसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। बार बार इसको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। यानी कि मान के चलिए 1 सेकेंड में सैकड़ों बार इसको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। किसको, डायनामिक रैम को। वहीं स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करना नहीं पड़ता है, बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है ना। डायनामिक रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है, स्टैटिक रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए डायनामिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम क्या होती है, अधिक समय तक सक्रिय रहती है या अधिक समय तक इसमें डाटा हमारा क्या रहता है, सेव रहता है। तो इनके बारे में सिर्फ यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, इनका पॉइंट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होता है, डायनामिक रैम, फिर क्या होता है, स्टैटिक रैम। इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। अब क्या होता है, जैसे आपने रिफ्रेश किया, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो इसमें क्या होता है, रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो जब आप ऑन करोगे आपको आपका डाटा वैसा का वैसे यहाँ पे मिलेगा, पर इसमें क्या होता है, खत्म हो जाता है, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये क्या हो गई, हमारी रैम हो गई, है ना। रैम के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। उन क्वेश्चनों पे भी हम लोग क्या करेंगे, अपनी चर्चा जब हम एमसीक्यू करेंगे बहुत अच्छी तरीके से वहाँ भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। अब आ जाते हैं किस पे, रोम पे आते हैं। तो रोम के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे हमने रैम पे पॉइंट बनाया, वैसे के वैसे पॉइंट हम लोग किसके बारे में बना लेते हैं यहाँ पे, अपने रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे अपना लिख लिया। क्या लिखा था हमने, रीड ओनली मेमोरी। मैं आपको इतनी बार बोल दूंगा इस शब्द को कि आपको घर जाते जाते तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद ही हो जाएंगी। रीड ओनली मेमोरी क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसलिए क्योंकि इसके डाटा को आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो, उसमें आप किसी तरह का क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। अब परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है, इसमें जो डाटा होता है कंप्यूटर के बनाते वक्त ही स्टोर कर दिया जाता है। और एक खासियत इसकी ये है कि कंप्यूटर के बनते वक्त ही इसको रखा है ना, इसीलिए इसको कंप्यूटर की क्या कहा जाता है, बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है। किसको, रोम को। रोम को कंप्यूटर की क्या कहा जाता है, बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरी बात है, इसमें जो डेटा होता है वो जला के रखा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बर्निंग मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को बर्निंग मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको बर्निंग मेमोरी भी कहा जाता है। अब इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि बीच में भले लाइट चल जाए, कंप्यूटर टूट फूट जाए, कुछ भी हो जाए, आपका जो डेटा है वो हमेशा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जब भी आप कंप्यूटर को चालू करोगे तो जहां आपने छोड़ा था कंप्यूटर का डाटा आपको क्या मिलेगा, वहीं के वहीं से मिलेगा। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है, तो ये हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ये रोम मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसको हमने पढ़ा है अभी यहाँ पे अच्छे से, है ना। एक पी रोम, दूसरा क्या होता है ईपी रोम, तीसरा क्या होता है हमारा ईईपी रोम, है ना। इनके फुल फॉर्म पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। कितने प्रकार की होती है ये, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक क्या होता है पी रोम, दूसरा क्या होता है ईपी रोम, तीसरा क्या होता है ईईपी रोम, है ना, ईईप्रोम। ठीक है, तो इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद क्या है हमारा ईपी रोम है, ईप्रोम है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेजेबल, यानी कि मिटाने वाला। जो इरेज होता है ना, रबड़ करते हैं हम, रबड़, है ना, इरेज करने के लिए जो इरेजर होती है, वैसा का वैसे ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये प्रोम तो सेम ही रहेगा हमारा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे एक नया शब्द मिलता जा रहा है हमें हर बार, इस बार एक और नया ई मिल गया, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिकली, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखो इन पे हम लोग क्या कर लेते, चर्चा कर लेते कि ये इतनी चीज़ें लिख दी, इनका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डायोड लगे होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं इसमें, डायोड लगे होते हैं।
अब डायोड लगे होते हैं तो इनको क्या किया जाता है, जब इनको बिजली दी जाती है, एक सेकेंड, ठीक है, प्रोम के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें क्या लगे होते हैं, बहुत सारे डायोड लगे होते हैं, ठीक है। जब इसको उच्च वोल्टेज पे क्या किया जाता है, फ्यूज किया जाता है, तो किसकी तरह कार्य करती है, सिंपल सा रोम की तरह ये काम करने लगती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें भी आप किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। किसमें, प्रोम में। प्रोम में भी आप रोम की तरह किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोम हो, ईपीरोम हो, डबल ई प्रोम हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है सिर्फ इनके फुल फॉर्म से संबंधित। पर यदि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको अगर कुछ मिल रहा है, कुछ अच्छा अगर सीखने को मिल रहा है, तो उसमें मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार की कोई बुराई है, तो सीखते रहिए, ठीक है। अब ईप्रोम में क्या होता है, यहाँ पे हमने इसका फुल फॉर्म लिखा, देखिए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेज का मतलब क्या होता है, हम सबने बचपन में रबड़ से मिटाया है, गलती को मिटाया है, तो इरेज का मतलब क्या होता है, मिटाना होता है। इरेजेबल का मतलब क्या होता है, मिटा सकते हैं, यानी कि इसके डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। किसके डेटा को, हम लोग ईप्रोम का जो डाटा है उसको मिटा सकते हैं और मिटा के नया डाटा अपने हिसाब से अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्रॉस बात हो रही है, हमने पढ़ा था कि रोम में हम लोग अपना डाटा लिख नहीं सकते और ना ही मिटा सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। पर जब इसका हमने नया, इसका एक प्रकार जब हम लेके आए ईप्रोम, वहाँ पे हमने कहा कि आप इसमें डाटा को इरेज करके नया डाटा लिख सकते हो, है ना। बाकी फिर आगे जब हम लोग पढ़ते हैं ई प्रोम में, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हो, यानी कि विद्युत के माध्यम से आप लोग अपना डाटा इरेज कर सकते हो। अब आपको इतना अच्छा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि आप लोगों को खुद समझ में जाएगा। देखिए ई प्रोम का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, पेन ड्राइव है। क्या है, पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव है, या फिर फ्लश मेमोरी है। क्या हो जाएगी, फ्लश मेमोरी, है ना। फ्लश मेमोरी या फिर जो पेन ड्राइव है वो ई प्रोम का बहुत अच्छा। अब देखिए पेन ड्राइव में भी क्या होता है, एक बार हमने अपना डाटा स्टोर किया, जब हमारी आवश्यकता पूरी हो गई उस डाटा को हमने डिलीट कर दिया, हमारी पेन ड्राइव फिर से खाली हो गई, फिर हमने लगाया, फिर स्टोर किया, फिर हमारी आवश्यकता पूरी हुई, फिर हमने डिलीट कर दिया। तो इलेक्ट्रिकली तो डिलीट कर रहे हैं ना हम लोग उसको, इसीलिए डबल ई प्रोम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, पेन ड्राइव होती है और फ्लश मेमोरी होती है ना। ई प्रोम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल डबल ई प्रोम का, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाता है, यानी कि विद्युत से आप क्या कर सकते हो, उसके डाटा को इरेज कर सकते हो, यानी कि मिटा सकते हो। ये क्या हो गई हमारी प्रोम के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, ठीक है। डायनामिक या रैम के बारे में हमने यहाँ पे अपनी चर्चा कर ली। चाहो तो आप लोग इसका क्या ले सकते हो, बहुत अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इतने बेहतर तरीके से मुझे नहीं लगता इस एमपी में किसी ने भी आपको व्हाइट बोर्ड पे सीपीसीटी के लिए पढ़ाया होगा। तो थोड़ी सी आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे, कुछ अच्छा अगर सीखने को मिल रहा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन जो होता है, आप जो सब्सक्राइब जो करते हैं, वो इतनी एनर्जी देता है अंदर से कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ाना। देखिए यहाँ पे ये पसीना पसीना हो गया पूरा, ठीक। अब तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रोम हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा रैम हो गया। ये हमने क्या पढ़ ली, कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती है उनके बारे में पढ़ लिया। ये कंप्यूटर को दी गई होती हैं पहले से। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, सहायक मेमोरी के बारे में। लेकिन इससे पहले हम लोग एक आईएमपी मेमोरी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। वो आईएमपी मेमोरी हमारी कौन सी हो जाएगी, कैशे मेमोरी। कौन सी मेमोरी हो जाएगी, कैशे मेमोरी। क्योंकि कैशे मेमोरी से भी कई दफ़ा क्वेश्चन एग्जाम में सीधा बना है कि कैशे मेमोरी क्या होती है, इसका वर्क क्या है, कैशे मेमोरी कैसे कार्य करती है ना। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन कई बार बने हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ और कैशे मेमोरी के बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए तो बात कर लेते हैं किसके बारे में, कैशे मेमोरी के बारे में। कैशे मेमोरी में के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। यह पहली चीज़ इसके बारे में हमें ध्यान रखनी कि कैशे मेमोरी किस तरह की मेमोरी है, एक स्थायी मेमोरी है। किस तरह की मेमोरी, एक स्थायी मेमोरी है। अब स्थायी मेमोरी तो है, पर इसका वर्क क्या है और ये किस तरीके से कार्य करती है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक। तो कैशे मेमोरी की आवश्यकता देखिए हमें क्यों पड़ती है, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारी क्या है, मेमोरी है। मेमोरी में हमारा क्या रखा हुआ होता है, डाटा रखा हुआ होता है। अब इस डाटा को हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के लिए हम इसे कहाँ लेके जाएंगे, प्रोसेसर के पास लेके जाएंगे। अब ये डाटा अपना चल रहा है, इस तरीके से जा रहा है,
जाते जाते क्या होता है कि इसकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी धीमी हो जाती है। इसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अब जब इसकी गति धीमी है तो जाहिर सी बात है कि डाटा प्रोसेस की जो गति होगी वो भी क्या होगी, धीमी होगी। तो डाटा के जाने या आने की जो गति है उस गति को बढ़ाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कैशे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। तो कैशे मेमोरी कहाँ वर्क करती है, मेमोरी के और प्रोसेसर के बीच में वर्क करती है। कौन करती है, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या करती है कि जो डाटा होता है उसकी गति को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। कैशे मेमोरी की जो गति होती है वो क्या होती है, अत्यंत तीव्र होती है। यदि आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि किस मेमोरी की गति सबसे तेज है, सबसे तीव्र मेमोरी है गति के हिसाब से, तो आपको क्या लिखना है, सबसे तीव्र मेमोरी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, कैशे मेमोरी हो जाएगी। सबसे तीव्र मेमोरी कौन सी हो जाएगी, हमारी कैशे मेमोरी हो जाएगी। आ गई इतनी पसंद में। अब देखो क्या होता है कि जो चीता होता है, चीता जो होता है सबसे तेज भागता है, लेकिन चीता लंबा नहीं भाग सकता। चीता भले ही तेज भागता हो लेकिन चीता लंबा नहीं भाग सकता। घोड़ा भले ही धीरे भागता हो लेकिन लंबा भागता है। इसीलिए ये सबसे तीव्र मेमोरी तो है लेकिन इसकी संग्रहण क्षमता सबसे कम है। इसकी संग्रहण क्षमता सबसे कम है। इसकी संग्रहण क्षमता सबसे कम है। आगे इतनी बात समझ में। सबसे तीव्र तो है गति के मामले में लेकिन संग्रहण क्षमता क्या है, इसकी सबसे कम है। तो ये क्या करती है कि मेमोरी से जो डाटा प्रोसेसर की ओर जा रहा है उसकी गति को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। यानी कि एक हिसाब से यदि हम लोग देखें तो एक पुल का काम करती है, बफर जोन का ये काम अपना करती है, सीधे उसको पास करवा देती है। अब क्या होता है कि देखिए हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में डाटा के स्थानांतरण के लिए क्या बने हुए होते हैं, बस बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं, बस बने हुए होते हैं। इसको उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको बस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक चीज़ यहाँ से ये भी है कि इसको किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये सीधा अपना काम कर देती है। कौन कर देती है, कैशे मेमोरी अपना काम कर देती है। ठीक, तो ये क्या हो गई, हमारी कैशे मेमोरी हो गई। इसकी संग्रहण क्षमता क्या होती है, बहुत ही कम होती है, पर इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या हो गई, हमारी कैशे मेमोरी हो गई। ठीक है, सीपीयू से क्या होती है, सीधी जुड़ी हुई होती है। सीपीयू से क्या होती है, ये सीधी जुड़ी हुई होती है। इसकी जो संग्रहण क्षमता होती है वो कितनी होती है, 246 KB से लेके 5 MB तक। कितनी कम होती है, देखो 246 KB का मतलब क्या हो जाएगा, किलोबाइट से लेके 5 MB यानी कि 5 मेगाबाइट तक क्या होती है, इसकी संग्रहण क्षमता होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैशे मेमोरी की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखना, बार बार जो डाटा प्रयोग में होता है, बार बार प्रयोग में आने वाला जो डाटा होता है वो कहाँ संग्रहित होता है, हमारी कैशे मेमोरी में ही संग्रहित होता है। बार बार जो डाटा हम लोग यूज़ में लेके आते हैं वो कहाँ संग्रहित होता है, हमारा कैशे मेमोरी में ही संग्रहित होता है। तो ये कौन सी मेमोरी हमने पढ़ ली, कैशे मेमोरी पढ़ ली। इसके बारे में 3 बड़ी बातें आपको पता चल गई कि ये किस तरह की मेमोरी है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे स्थायी लिख दिया ना, ये प्राथमिक मेमोरी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, प्राथमिक मेमोरी का ना। किसका एग्जाम्पल है, ये प्राथमिक मेमोरी का एग्जाम्पल है। गति सबसे तेज होती है, संग्रहण क्षमता सबसे कम होती है। मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में डाटा की जो गति कम हो जाती है उस गति को बढ़ाने का काम करती है कौन, कैशे मेमोरी काम करती है ना। तो इसको किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मदरबोर्ड पे जो सिस्टम बस लगे होते हैं ना, सिस्टम बस की इसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो सिस्टम बस होते हैं वो क्या होते हैं। तो सिस्टम बस जब हमने मदरबोर्ड पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि तारों की जो संरचना बनाई जाती है, यानी कि जो तारों से जो रेखाएं बनाई जाती हैं ना, इस तरीके से जो रेखाएं बनाई जाती हैं, ये डाटा का क्या करती हैं, स्थानांतरण करती हैं। डाटा का ये क्या करती हैं, स्थानांतरण करती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, सिस्टम बस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सिस्टम बस कहा जाता है। ठीक, आगे इतनी बस समझ में। तो इसको ना सिस्टम बस की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसको नहीं पड़ती है, हमारी कैशे मेमोरी को नहीं पड़ती। ये हमने क्या पढ़ ली, अपनी प्राथमिक मेमोरी हमने पूरी पढ़ ली अपनी। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सहायक मेमोरियाँ जो होती हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सहायक मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इससे पहले प्राथमिक मेमोरी के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जितने भी संभव क्वेश्चन है वहाँ से बन सकते हैं। दूसरी बात आती है द्वितीयक मेमोरी की बात। सहायक मेमोरी को कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरीज को कहा जाता है। बात करते हैं कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है भाई साहब 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं उन पर बात कर लेते हैं। पहला प्रकार क्या बनता है इसका,
क्रमानुसार मेमोरी। दूसरा प्रकार इसका क्या बनता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये जो क्रम अनुसार है ये क्या होती है और डायरेक्ट एक्सेस है ये क्या होती है। देखिए, क्रम अनुसार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सीक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस तो पहले से इंग्लिश में है। क्रम अनुसार का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक के बाद यदि क्या है दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, तो ये क्या हुआ, एक क्रम हुआ ना, ये क्या हुआ, क्रम हुआ। पर यदि मैं आपसे कह दूं एक के बाद आता है तीन, तीन के बाद आता है पाँच, पाँच के बाद आता है सात, तो आप खुद बताइए कि ये क्या कहीं से भी क्रम आपको नज़र में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये एक तरह से क्रम नहीं है। वही की वही बात है कि जब कोई सी एक मूवी चल रही हो और मूवी बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ उसमें चल रही हो, लेकिन मैं आपसे शुरुआत की आपको चीज़ दिखाऊं और सीधे एंडिंग में चला जाऊं जहाँ पे दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही हो, तो वो तो क्रम नहीं हुआ ना, वो तो क्रम नहीं हुआ। उसको हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस। इस तरह की मेमोरी में क्या होता है कि आप कहीं भी कभी भी कूद सकते हैं। और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, अब आपको मैं बीच में पसंद नहीं आया, आपने कहा सर को 10 सेकंड 20 सेकंड आगे बढ़ा दो, या बीच में से देखना स्टार्ट कर दिया, तो यही तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल है। और क्या है, आपके हाथ में डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का एग्जाम्पल है। पर क्रमानुसार मेमोरी में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलती। यहाँ पे एक नंबर गाने के बाद दूसरा नंबर गाना बजेगा, और यदि आपको चौथे नंबर का गाना सुनना है तो उसके पहले के 3 गाने आपको सुनने ही पड़ेंगे, आप स्किप नहीं कर सकते। तो ये किस तरह की मेमोरी हो जाएगी, हमारी क्रमानुसार मेमोरी हो जाएगी। और अगर सीधे बीच में कूद जाओ तो वो क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हो जाती है। एक्सेस का मतलब ही क्या होता है, एंटर होना, है ना, डायरेक्ट एक्सेस होगा बीच में। क्रमानुसार मेमोरी का एक एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मैग्नेटिक टेप। क्या होता है, मैग्नेटिक टेप। अब बचपन में आप सबने कैसेट देखा होगा जिसमें बड़ी सी रील निकलती थी, तो वो जो रील होती थी उस रील पे किसका लेप होता था, आयरन ऑक्साइड का। किसका लेप होता था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, काय का होता है, आयरन ऑक्साइड का। किसका लेप होता है, आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, इसमें क्या होता था मैग्नेटिक टेप में कि इसकी जो संग्रहण क्षमता होती थी वो क्या होती थी, विशाल होती थी। क्या होती थी, इसकी संग्रहण क्षमता क्या होती थी, विशाल होती थी। और इसका विशाल क्या होता था, बैकअप प्रोग्राम भी होता था। विशाल क्या होता था, बैकअप प्रोग्राम भी होता था। बैकअप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, यदि कोई मेन प्रोग्राम डिलीट हो जाए तो उसका बैकअप हमेशा होता है ना, उसका बैकअप क्या होता है, हमेशा होता है, तो आप दूसरे से काम अपना चला सकते हैं। ठीक है, तो बैकअप प्रोग्राम होता था किसमें, मैग्नेटिक टेप में। सभी ने देखा होगा, उसमें क्या होता है, जैसे जो इसको पढ़ने के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक टेप ड्राइव होता है। इसकी डाटा को पढ़ने के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक टेप ड्राइव। क्या होता है, मैग्नेटिक टेप ड्राइव होता था। इसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए 4 गाने हैं, तो आपको यदि बीच वाला गाना पसंद है तो उसके पहले वाले दोनों गाने आपको सुनने ही पड़ेंगे। आप इसमें कूद नहीं सकते थे, मतलब डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते कहीं भी। ठीक है, आगे नहीं मैं समझ में, ये क्या होता था, हमारा मैग्नेटिक टेप का एक एग्जाम्पल है। इसमें एक और चीज़ होती थी, डाटा को आप जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं, या फिर पुराने डाटा को हटा के नया डाटा भी आप उसमें लिख सकते थे। ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता था। तो ये किस तरह की मेमोरी हो गई, हमारी क्रम अनुसार यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी हो गई। अब क्या ये हमारी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्या ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, यानी कि आप बीच में कहीं भी कूद जाओ, जहाँ आपकी मर्जी हो, जहाँ से उठ के जाना हो चले जाओ। ठीक, अभी क्लास छोड़ के नहीं जाना पर, है ना। चुंबकीय डिस्क इसका एक एग्जाम्पल है, ऑप्टिकल डिस्क इसका एग्जाम्पल है, और क्या है लास्ट में, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी कार्ड वगैरह, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल है। चुंबकीय डिस्क की हम लोग बात कर लेते हैं, तो मैग्नेटिक, देखिए डिस्क अगर आ गई ना तो समझ लो गोल गोल है। डिस्क अगर आ गई तो इसका आकार कैसा होगा, इस तरीके से गोल आकार होगा, है ना। डिस्क देखिए यहाँ पे भी चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, तो हम सब ने जो डीवीडी वीसीडी जो हुई है ना, वो सब इन्हीं डिस्क के उदाहरण हैं। पर वो किस में आते हैं, वो आते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। हम लोग अभी बात किसी कर रहे हैं, चुंबकीय डिस्क की। तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी, हार्ड डिस्क का नाम तो सुना होगा, देखी ना हो, हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि एक प्लेट होती है जो कि प्लास्टिक की भी हो सकती है या फिर किसी धातु की भी हो सकती है। लिख ही देते हैं इसके बारे में, या तो किसकी हो सकती है, वो प्लास्टिक की हो सकती है, एक सेकेंड, प्लास्टिक की हो सकती है या फिर किसी धातु की हो सकती है। इसके ऊपर किसका लेप चढ़ा दिया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ाने से क्या होती है कि चमकदार हो जाती है ना, चमकदार हो जाती है। फिर इस पर क्या होता है, चुंबकीय लेप चढ़ाया जाता है ना।
इसमें क्या होता है कि डेटा को स्टोर किया जाता है, संग्रहण क्षमता भी अच्छी होती है। आप एक डाटा को पढ़ने के लिए देखिए इसमें अलग से रीड हेड होता है, पढ़ने के लिए क्या होता है इसमें रीड हेड होता है, लिखने के लिए इसमें क्या होता है राइट हेड होता था, इसी को कहा जाता है रीड राइट हेड, है ना। पढ़ने के लिए क्या होता है रीड हेड होता है और लिखने के लिए क्या होता है राइट हेड होता है। किसमें चुंबकीय डिस्क में। इसमें क्या होता है रीड और राइट हेड अपना अलग अलग होता है, ठीक है। इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। तो चुंबकीय डिस्क के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वहाँ से आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, है ना। एक क्या होती है इसकी फ्लॉपी डिस्क होती है, दूसरी क्या होती है हमारी हार्ड डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम लोग बात करें तो क्या होती है प्लास्टिक की बनी होती है ना। किसकी बनी होती है प्लास्टिक की बनी हुई होती है। ये क्या होती है थोड़ी सी लच्छेदार होती है, लोचदार होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। वहीं हम लोग हार्ड डिस्क की बात करें तो एक क्या होती है धातु होती है गोल आकार की, जिस पे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ाया जाता है। ये धातु की होती है, इसीलिए लोचदार नहीं होती है। लोचदार नहीं होती, इसका जो इसकी जो शेप होती है ना, भौतिक शेप जो इसकी होती है, फिजिकल इसकी जो बनावट होती है कठोर होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है हार्ड डिस्क कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसको रखा जाता है कि इसके बीच में एक धातु की परत होती है, बॉक्स होता है, उसके अंदर इसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि चुंबकीय डिस्क में क्या होता है कि यदि इस पे थोड़ी सी भी धूल के कण या खरोच आ जाए तो इसका जो डाटा होता है वो क्या होता है खराब हो सकता है। इसकी जो एक्सेस टाइम होता है वो भी थोड़ा सा क्या होता है कम होता है। इसको रख रखाव की आवश्यकता भी अच्छी पड़ती है किसकी चुंबकीय डिस्क में। अभी हम लोग फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ ऑप्शनल देख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में देखिए सीडी आप सभी ने देखी हुई, कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में हम सब ने पढ़ा है। CDR क्या होती है, CDRW क्या होती है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में यदि हम लोग बात करें तो क्या होती है गोल आकार की होती है, ये ट्रैक में डिवाइड होती है, ट्रैक के बाद ये सेक्टर में बटी हुई होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों में ये बटी होती है कौन हमारी ऑप्टिकल डिस्क। फिर आता क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो मेमोरी कार्ड का आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का एक जीता जागता हमारा क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्ड लेंथ के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। किसके बारे में बात करी गई है, ठीक है, वर्ड लेंथ के बारे में बात कही गई है। जितना अधिक क्या होगा वर्ड लेंथ होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या हो सकती है मेमोरी के पढ़ने की क्षमता हो सकती है। तो वर्ड लेंथ पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वर्ड लेंथ ठीक उसी प्रकार से होती है जितना कि जैसे रोड अगर कोई सा ज़्यादा चौड़ा है तो जाहिर सी बात है उससे वाहन भी क्या चलेंगे बहुत ज़्यादा चलेंगे। तो वर्ड लेंथ क्या होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। यहाँ से हमारी जो चीज़ें बच गई हैं सिर्फ ये तीनों चीज़ें बच गई हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। चुंबकीय डिस्क क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे हमने बात कर ली किसके बारे में, चुंबकीय डिस्क के बारे में, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं इनके जो एग्जाम्पल हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग फ्लॉपी डिस्क, लिख लीजिए क्या होता है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क क्या होती है कि देखिए प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है, उस टुकड़े के ऊपर क्या होता है कि मैग्नेटिक पदार्थ होता है यानी कि चुंबकीय पदार्थ होता है, इसका नाम क्या होता है आयरन ऑक्साइड होता है। उसकी इस पर क्या चढ़ाई जाती है परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसका आकार क्या होता है वर्गाकार होता है, क्या होता है वर्गाकार होता है ना, इसका आकार क्या होता है वर्गाकार होता है। इसके डाटा में आप क्या नहीं कर सकते परिवर्तन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते इसके डाटा में आप लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। अंदर से ये भी काय में बटी होती है ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है, किस में बटी होती है ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है। प्लास्टिक की होती है तो क्या होती है लोचदार होती है, क्या होती है लोचदार होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। किसके कारण प्लास्टिक में के बने होने के कारण और इसका आकार क्या होता है लोचदार यानी कि फ्लेक्सिबल ये होती है ना, क्या होती है फ्लेक्सिबल होती है कौन फ्लॉपी डिस्क होती है। संग्रहण क्षमता की यदि हम लोग बात करें संग्रहण क्षमता इसकी कितनी होती है तो 512 बाइट होती है। संग्रहण क्षमता की यदि एक सेकंड संग्रहण क्षमता की यदि हम लोग बात करें तो कितनी होती है 512 बाइट की होती है। क्या थी ये हमारी फ्लॉपी डिस्क थी। सिंपल सी बात याद रखना किसकी बनी होती है प्लास्टिक की बनी होती है, किसकी बनी होती है प्लास्टिक की बनी होती है। आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, वर्गाकार इसका आकार होता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन क्या होता है नहीं किया जा सकता,
ठीक है। डाटा में ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है, लोचदार होती है, 512 इसकी क्या होती है, संग्रहण क्षमता होती है। अब किसकी बात कर लेते हैं, हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क के से क्वेश्चन सीधा बन जाता है। कंप्यूटर में आप सभी ने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर में एक ड्राइव होती है, इसका नाम होता है सी ड्राइव। सी ड्राइव हमारी हार्ड डिस्क ही होती है। सी ड्राइव क्या होती है, हमारी हार्ड डिस्क ही होती है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सी ड्राइव के नाम से हमारे कंप्यूटर में जानते हैं। तो सी ड्राइव में क्या होता है, धातु की बनी हुई होती है। ये किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है, जिसपे किसका लेप होता है, आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। चुंबकीय पदार्थ है आयरन ऑक्साइड, है ना, चुंबकीय पदार्थ है आयरन ऑक्साइड, है ना, चुंबकीय पदार्थ है आयरन ऑक्साइड। इसके साथ क्या होता है, अच्छी चीज़ इसके साथ क्या होती है, इस मेमोरी को एक धातु के डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। इस मेमोरी को धातु एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है, इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि यदि इस पर खरोच लगी, धूल या मिट्टी के छोटे से कण से भी इस पर खरोच बन गई, तो इसका डाटा क्या होता है, क्रैश हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क का क्रैश होना कहते हैं। हार्ड डिस्क का क्रैश होना कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य सहायक मेमोरी है। सहायक मेमोरी में सबसे मेन सहायक मेमोरी है हार्ड डिस्क। यदि आपके कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क खराब है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या होती है कि मुख्य सहायक मेमोरी होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें रीड हेड भी होता है और राइट हेड भी होता है ना, रीड हेड भी होता है और राइट हेड भी होता है। एक खासियत इसकी क्या होती है कि इसमें दोनों साइड आप डाटा लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्या लिखा जाता है, इसमें डाटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, दोनों तरफ डाटा इसमें लिखा जा सकता है। इसमें डाटा को पढ़ने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या होता है, रीड हेड होता है, लिखने के लिए क्या होता है, राइट हेड होता है, किसमें, हमारी हार्ड डिस्क में होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे बात की थी कि ये क्या होती है, थोड़ी सी लोचदार होती है, इसलिए इसको फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। ये क्या होती है, क्योंकि धातु की बनी होती है तो ये क्या होती है, असल में कठोर होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, हार्ड डिस्क कहा गया है, क्योंकि ये क्या होती है, कठोर होती है, स्पर्श करने पे क्या होती है, कठोर होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कठोर कहा गया है। अब ये भी इसी तरीके से बटी होती है, समान रूप से किस में बटी होती है, ट्रैक में बटी होती है और सेक्टर में बटी होती है। अब ट्रैक और सेक्टर क्या होता है, आप सोच रहे होंगे इतनी बार बोल दिया, बता ही दो क्या होता है ट्रैक और सेक्टर। तो ये क्या होता है, ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड में क्या बने होते हैं, हमारे ट्रैक बने होते हैं, देखे होंगे आप सभी लोगों ने। ये क्या होते हैं, हमारे ट्रैक होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे ट्रैक होते हैं। अब ये ट्रैक आपस में जो बटे होते हैं इनको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोल देते हैं, बस इतना सही है। ट्रैक और सेक्टर में ये आपस में बटे हुए होते हैं। तो ये क्या थी, हमारी हार्ड डिस्क थी, क्या थी ये, हमारी हार्ड डिस्क थी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं कंप्यूटर में, सी ड्राइव के नाम से अक्सर जाना करते हैं। तो ये इसके बारे में हमने अपनी चर्चा कर ली। फिर हमने यहाँ पे अपनी क्या पढ़ी थी, ये तो हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक डिस्क हो गई। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हमने पढ़ी, के बाद हमने किन के बारे में पढ़ा था, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पढ़ा था। किन के बारे में पढ़ा था, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क की जो विशेष डिस्क हैं उनके भी हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं और विस्तार से चर्चा ऑप्टिकल डिस्क पे भी कर लेते हैं, जिससे क्या हो, आपका ये जो चैप्टर है पूरा क्या हो जाए, आराम से फिनिश हो जाए। यहाँ तक आप लोग आए हैं, यहाँ तक आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना है। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, दोनों का हमारा क्या बना है, साथ बना है, साथ हमेशा बना रहे चैनल को, इसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना ही है निश्चित तौर। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, प्रकाशीय या फिर ऑप्टिकल डिस्क की, है ना। ये क्या हो जाएंगी, हमारी प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क, प्रकाशीय या फिर ऑप्टिकल डिस्क आखिरी चीज़ें हैं ये हमारी। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं बचा है। प्रकाशीय स्टोरेज डिवाइस है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, 2-3 है, वो ज़्यादा नहीं है। पर CD रोम, सबसे पहले प्रकाशीय ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क ये होती है ना, ऑप्टिकल डिस्क ये होती है। इनके ऊपर जो लेप चढ़ाया जाता है वो आयरन ऑक्साइड का नहीं होता है। आयरन ऑक्साइड का नहीं होता तो फिर वो किस चीज़ का लेप होता है, तो इनके ऊपर जो लेप चढ़ाया जाता है वो लेप होता है हमारा किसका, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी हुई होती है ना, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से ये बनी हुई होती है, ठीक है। इनके ऊपर जो लेप चढ़ाया जाता है वो लेप किसका होता है, हमारा एल्यूमिनियम धातु का होता है। किसका लेप होता है, वो हमारा एल्यूमिनियम धातु का होता है। किन पे, ऑप्टिकल डिस्क पे। इनकी संरचना के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, इस तरीके से गोल आकार होता है और इनके अंदर बने हुए सर्पिलाकार इस तरीके से होते हैं, सर्पिलाकार इस तरीके से होते हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि ये किन किन पार्टों में बढ़ते हैं, ट्रैक और सेक्टर पार्टों में क्या बनते हैं, बढ़ते हैं, है ना। क्रमानुगत है ये सब, है ना, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है, सीक्वेंशियल आपको इनको पढ़ना पड़ता है।
कुछ इनके प्रकार दिए हुए हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनके बारे में जाननी चाहिए कि देखिए क्या होता है कि धूल मिट्टी के कारण ये ख़राब हो जाती है, पर कितने सालों तक ये सही सलामत रह सकती है? लगभग 30 सालों तक ये सही सलामत रह सकती है। खर्चा कम होता है, संग्रहण क्षमता बहुत अच्छी होती है। बचपन में जब तक ये डिश टीवी वगैरह नहीं चली थी, सबके घर में सीडी प्लेयर था। एक डीवीडी खरीद के लाओ बाज़ार से मूवी की, और उसी पे मूवी देखी जाती थी। तो 2-4 बार वो अच्छी चलती थी, लेकिन फिर वो अपने आप अटकने लग जाती थी। तो वो अटकने इसीलिए लगती थी क्योंकि उस पर धूल मिट्टी के कण से क्या हो जाती थी, खरोच हो जाती थी। बचपन में इतनी चीज़ें पता नहीं थी, पर अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता चल गई। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं? सीडी रोम के बारे में। उससे पहले आपको सीडी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा क्या बनता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बनता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रोम के बारे में, रोम का फुल फॉर्म हमारा क्या बनेगा? रीड ओनली मेमोरी। क्या बनेगा? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्लास्टिक की एक गोल आकार की वो होती है, डिस्क होती है, जिसपे किसका एल्यूमिनियम की परत चढ़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको जब बनाते हैं तभी इसमें डाटा लिख दिया जाता है, बाद में आप लोग इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा कि स्पष्ट है, रीड ओनली मेमोरी। आप इसके डाटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? सीडी रोम के बारे में। यानी सीडीआर के बारे में बात करेंगे तो फुल फॉर्म तो वही बनेगा हमारा, कॉम्पैक्ट डिस्क, और आर का क्या बन जाएगा? रीडेबल। यानी कि इसमें क्या होता है, डाटा को एक बार लिखा जाता है लेकिन पढ़ा कई बार जा सकता है। ये किस पद्धति पे कार्य करती है? तो ये करती है रोम पद्धति पे, WROM, यानी कि रीड वंस, और यानी कि राइट वंस और रीड मेनी टाइम। कितनी बार भी आप उसको पढ़ सकते हो, पर उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर क्या आती है हमारी? CDRW आती है। कॉम्पैक्ट डिस्क तो वही रहेगा, आर से क्या हो जाएगा? री, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? राइटेबल। CDRW में क्या होता है कि ये इस प्रकार की डिस्क होती है कि इसके डाटा को आप एक बार लिख सकते हो और फिर अपने हिसाब से इच्छानुसार आप उसमें क्या कर सकते हो? परिवर्तन भी कर सकते हो। किसकी बात हो रही है? CDRW की। डेटा एक बार लिखा भी जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार आप उसमें परिवर्तन भी कर सकते हो, जबकि ये फैसिलिटी CDR में नहीं थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, CDR में यदि कुछ स्थान खाली है उस पर आप डाटा लिख सकते हो, पर जो स्थान भरा गया है वहाँ पे आप दूसरी बार डाटा नहीं लिख सकते। चलिए फिर किस पे आते हैं? DVD पे आते हैं। DVD का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी एक तरह की क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का एक सिंपल सा उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का ही एक सिंपल सा उदाहरण है ना। तो इसमें भी क्या होता है कि इसके दोनों साइड डेटा होता है। हमने देखी कि जो DVD होती थी, VCD की तुलना में जो DVD होती थी बैगनी कलर की होती थी, उसमें ज़्यादा मूवी आती थी। इसीलिए आती थी क्योंकि इसमें क्या होता था, दोनों साइड डेटा स्टोर होता था, संग्रहण क्षमता इसकी बढ़ जाती थी, है ना। इसमें पढ़ने के लिए क्या होता है, DVD राइड इसमें लगा होता है ना, DVD राइड इसमें लगा होता है। फिर क्या आती है हमारी ब्लू रे डिस्क आती है। तो ब्लू रे डिस्क भी क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क का एक एग्जाम्पल है, पर इसके डाटा को पढ़ने के लिए क्या होता है, इसमें किरणों की आवश्यकता होती है, जो क्या होती है हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। क्या होती है? अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम लोग जानते हैं वायलेट लेज़र किरणों के नाम से ना। ब्लू वायलेट लेज़र किरणें होती हैं जो इसके डाटा को पढ़ने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। आजकल इसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन स्पेशल कुछ भी नहीं है। किसकी तरह होती है? सिंपल सी ऑप्टिकल डिस्क का ही एक एग्जाम्पल ये होती हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? फ्लैश मेमोरी की बात कर ले। तो देखिए फ्लैश मेमोरी क्या होती है? एक तरह की स्थायी मेमोरी होती है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने पढ़ा था पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी फ्लैश मेमोरी का ही एक एग्जांपल है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली डाटा लिख भी सकते हो, इलेक्ट्रिकली डाटा मिटा भी सकते हैं। कितनी बार ही आप लिख सकते हो और कितनी बार ही आप लोग चाहो